न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है। और सबसे पहले आपको बता दूं रोज की तरह कि आज पाठशाला में क्या क्या है और कौन कौन सी क्लास लगाने वाला हूं। बॉस मोदी के सामने घुटनों पर आ गया है मालदीव और उसे चीन भी ना बचा पाएगा। आज इसके बारे में आपको बताऊंगा। मोदी के इंडिया का असहयोग आंदोलन, चीन की गोद से उतरेगा क्या मालदीव? आज इस सवाल का जवाब आपके सामने रखूंगा। इसके अलावा राहुल गांधी और केजरीवाल के बीच सीट शेयरिंग का क्या फॉर्मूला बना? नीतीश, केजरीवाल, ममता, राहुल सब एक दूसरे पर प्रेशर क्यों बना रहे हैं? इंडी का मोदी के खिलाफ प्लान बनने के पहले बिखर गया है क्या? आज इसका चैप्टर भी। फिर बात होगी राम मंदिर की तैयारियों की। सबसे लेटेस्ट तस्वीरें पहले आपको दिखाऊंगा। फिर प्रभु श्री राम के ससुराल से क्या क्या आया है आप खुद देखेंगे और मन गदगद हो जाएगा। जबरदस्त तस्वीरें। 37 साल पहले जन्मभूमि का ताला खुलवाने में क्या था वानर का रोल? जब एक बंदर ने एक बम को डिफ्यूज कर दिया और आतंकी हमला रोक दिया था। आज उसकी कहानी आपको बताऊंगा। यानी अयोध्या की पावन धरती पर हुए चमत्कारों का चैप्टर आपके लिए लेकर आया हूं। सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। राम मंदिर के कार्ड में किस कार सेवक की फोटो छपी है और क्यों छपी है यह भी बताऊंगा। और आखिर में अनसुना किस्सा, जब पाकिस्तान पर 9 मिसाइलें दागने वाले थे पीएम मोदी, आज उसका किस्सा भी बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले दिन भर की बड़ी खबरों का रिवीजन, फिर पहला चैप्टर। हरियाणा के यमुनानगर से आईएनएलडी के पूर्व विधायक दिलबाग सिंह को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। दिलबाग सिंह के ठिकानों पर पिछले 5 दिन से ईडी की छापेमारी चल रही थी। छापेमारी में 5 करोड़ कैश, सोने की ईंटें, कई अवैध हथियार सब मिला है। शराब घोटाले के मामले में जेल में बंद आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने आज राज्यसभा चुनाव के लिए नॉमिनेशन भर दिया। कोर्ट से छूट मिलने के बाद संजय सिंह पुलिस वैन में रिटर्निंग ऑफिस के दफ्तर लाए गए। हालांकि इस दौरान संजय सिंह को मीडिया से बात करने या मोबाइल फोन इस्तेमाल करने की कोई इजाजत नहीं थी। संजय सिंह के साथ स्वाति मालीवाल ने भी राज्यसभा के लिए नॉमिनेशन दाखिल किया है। गुजरात के बिल्किस बानो केस में सुप्रीम कोर्ट ने दोषियों को जल्द रिहाई देने के फैसले को रद्द कर दिया। पिछले साल गुजरात सरकार ने सभी 11 दोषियों को सजा पूरी होने से पहले रिहा कर दिया था, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने गलत बताया और सभी आरोपियों को 2 हफ्ते के अंदर सरेंडर करने के लिए कहा। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक दोषियों को माफी देने का अधिकार महाराष्ट्र सरकार के पास था, न कि गुजरात सरकार के पास, क्योंकि इस मामले की पूरी सुनवाई महाराष्ट्र में हुई है। यह हो गया दिन भर का रिवीजन। अब पाठशाला की पहली क्लास, बॉस मोदी के सामने कैसे घुटनों पर आया मालदीव और उसे चीन भी क्या नहीं बचा पाएगा? मोदी के इंडिया का असहयोग आंदोलन, चीन की गोद से उतरेगा क्या मालदीव? सबसे पहले इसका चैप्टर। आपको याद होगा एक जमाना था जब कहा जाता था कि भारत बदल रहा है, भारत में बहुत संभावनाएं हैं, भारत को दुनिया में अपनी जगह बनानी है। लेकिन ये सारी बातें अब गुजरे जमाने की बात हो चुकी है। आज भारत बदल चुका है। भारत अपनी क्षमताओं को पहचान चुका है। भारत बिना डरे, बिना झुके, आंखों में आंखें डालकर दुनिया से अपनी बात कहता है। दुनिया में भारत की चलती है। बॉस मोदी दुनिया में अपनी बात, भारत की बात रखते हैं और दुनिया को सुनना पड़ता है, दुनिया को उसके हिसाब से चलना पड़ता है। ग्लोबल डिप्लोमेसी में भारत की अहमियत इतनी है कि सिर्फ एक तस्वीर ही एक देश को झुकाने के लिए काफी है। और यह वो तस्वीर है जिसने मालदीव को घुटनों पर लाकर रख दिया है। इसकी कहानी बहुत सिंपल सी है। प्रधानमंत्री मोदी लक्षद्वीप गए, खूबसूरती की वहां की तारीफ की, लक्षद्वीप में टूरिज्म को प्रमोट किया। लेकिन नरेंद्र मोदी जो करते हैं उसके पीछे बहुत गहरी सोच होती है। कई लोग कहते ही रह गए कि अरे छुट्टी मना रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी किस किस की छुट्टी कर रहे थे वो अब पब्लिक को समझ में आ रहा है। पीएम मोदी ने मालदीव का नाम तक नहीं लिया था। उसके बाद भी पता नहीं क्यों मालदीव की सरकार, वहां के मंत्री पीएम मोदी के लक्षद्वीप जाने से बौखला गए। पीएम मोदी के खिलाफ अपमानजनक कमेंट करने लगे। यानी पीएम मोदी की एक तस्वीर ने क्या क्या कर दिया अगर आप देखेंगे। वहां मालदीव की ग्लोबल जग हंसाई हो गई। एक तस्वीर से जितना कुछ हुआ है ना, लोग मालदीव पर हंस रहे हैं कि अरे ऐसा चुन्नू सा देश, और उस इंडिया से, उस भारत से भिड़ रहा है जिससे आज अमेरिका नहीं भिड़ रहा। मालदीव के बड़बोले मंत्री सस्पेंड हो गए।
ऐसा शायद ही किसी देश में हुआ हो कि एक दूसरे देश की वजह से मंत्री सस्पेंड हो रहे हैं। भारत में बॉयकॉट मालदीव ट्रेंड होने लगा। मालदीव की इकोनॉमी पर संकट आ गया। मालदीव को बयान जारी करना पड़ गया। वो ऐसा लग रहा है कि घुटनों पर आ गया, हाथ जोड़ रहा है भारत के सामने। ऐसी तस्वीरें अब देखिए कि मालदीव किसी तरह से भारत के साथ संबंध सामान्य करने की तमाम कोशिशें कर रहा है। और यह सब इसलिए हुआ क्योंकि भारत अब बदल चुका है। मालदीव को समझ में आया कि उससे क्या गलती हो गई। मालदीव किस तरह से घुटनों पर आया उसकी डिटेल आगे आपको बताऊंगा, पर पहले यह देखिए कि भारत ने आधिकारिक तौर पर मालदीव को किस तरह से मैसेज दिया। भाई ये न्यू इंडिया है कि छोड़ने में विश्वास नहीं रखता। आज भारत ने मालदीव के हाई कमिश्नर इब्राहिम शाहिब को विदेश मंत्रालय में बुलाया था। ये उसी की तस्वीरें हैं। भाई साहब 9:35 पर विदेश मंत्रालय पहुंचे। ये भाई साहब इतनी हड़बड़ी में थे कि ड्राइवर उतर के कार का गेट खोलता, उसका भी इंतजार नहीं किया, टप से उतरे चल दिए कि जल्दी अंदर जाऊं और देखूं क्या बात है, किस लिए बुलाया गया। जितनी तेजी से मालदीव के हाई कमिश्नर इब्राहिम शाहिब अंदर गए थे, भाई साहब उतनी ही जल्दी बाहर भी आ गए। 9:40 पर भाई साहब विदेश मंत्रालय से बाहर आ गए। 5 मिनट में खेल हो गया। और इस बार जब बाहर निकले हैं तो इनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए, चेहरे पर जो एक्सप्रेशन है वो देखिए, पूरा चेहरा उतरा हुआ है, सिर को हल्का सा झटक रहे हैं। इब्राहिम शाहिब की बॉडी लैंग्वेज से साफ दिख रहा है कि विदेश मंत्रालय के अंदर कायदे से उनको डोज दी गई। यानी मालदीव को समझाया गया है कि कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। जैसे एक बार वो कनाडा वाला भाई अपना नहीं गया था, अंदर गया था एकदम, अब बाहर निकला तो मिलाता हुआ निकला कि जैसे अंदर कितनी डांट पड़ी। ये भाई का भी मुंह उतरा हुआ है। मालदीव जैसा छोटा सा देश इतना चुन्नू सा तो है यार, भारत को आंख दिखाई ये सोचकर भी हंसी आती है। इब्राहिम शाहिब जिस तरह से बाहर आए उससे ये तो दिख रहा है कि भारत ने मालदीव तक अपने संदेश को पहुंचा दिया है कि भारत के प्रधानमंत्री और भारत के खिलाफ अपमानजनक बातें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। भारत की ताकत यह है कि मालदीव्स के जो मंत्री पीएम मोदी के खिलाफ उल्टी सीधी बातें कर रहे थे वो सब मंत्री सस्पेंड कर दिए गए। जैसे मालदीव की युवा सशक्तिकरण उप मंत्री मरियम श्यूना ने पीएम मोदी के लक्षद्वीप यात्रा पर कमेंट किया था कि व्हाट अ क्लाउन। मतलब प्रधानमंत्री मोदी के लिए लिख रही हैं कि क्या जोकर आदमी है। द पपेट ऑफ इजराइल, मतलब इजराइल की कठपुतली मिस्टर नरेंद्र डाइवर विथ लाइफ जैकेट। जैसे अपने यहां सुप्रिया श्रीनेत मजाक बना रही थी कि लाइफ जैकेट पहन के गए हैं नरेंद्र मोदी, वहीं से लगता है उनका ट्वीट देख के इनका भी मन बदल गया। लिख रही हैं लाइफ जैकेट पहनने वाला डाइवर, जबकि मैंने आपको बताया था कि स्नॉर्कलिंग में लोग लाइफ जैकेट पहन के जाते, भैया पानी के ऊपर ही रहना पड़ता है उसमें कई बार। विवाद बढ़ा तो मरियम श्यूना ने अपना पोस्ट डिलीट कर दिया, बाद में तो सोशल मीडिया अकाउंट ही डिलीट कर दिया मैडम। मरियम के अलावा मालदीव के मंत्री महजूम माजिद ने भी पीएम मोदी की लक्षद्वीप यात्रा पर निशाना साधते हुए लिखा था कि मालदीव के पर्यटन को निशाना बनाने के लिए भारत के पर्यटन को शुभकामनाएं देता हूं। भारत को हमारे बीच टूरिज्म से कड़ी टक्कर मिलेगी। हमारा रिजॉर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर ही इनके पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर से ज्यादा है। मालदीव के एक और मंत्री मालशा शरीफ ने भी भारत विरोधी कमेंट किए। तीनों मंत्रियों के अलावा मालदीव की सत्ताधारी पार्टी के नेताओं ने भी एंटी इंडिया कमेंट सोशल मीडिया पर किए। मालदीव्स के मंत्री सोच रहे थे कि भारत के खिलाफ कुछ भी बातें करेंगे इनका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, लेकिन इन्हें अंदाजा नहीं था कि भारत अब बदल चुका है। यह नया भारत, और यह भारत गांधी जी के उस समय के भारत की तरह असहयोग आंदोलन कर सकता है। बॉस एक वक्त था कि गांधी जी ने बोला और देश खड़ा हो गया पीछे असहयोग आंदोलन के लिए। नरेंद्र मोदी तो बोले भी नहीं और देश खड़ा हो गया कि मेरे प्रधानमंत्री को, मेरे देश को ऐसा बोला तुमने। और भारत ने यह असहयोग आंदोलन शुरू कर दिया जो कभी आजादी के पहले होता था। भारत ऐसा बदलाव लेगा कि मालदीव्स को मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी, ये उन्होंने सोचा नहीं था। मालदीव्स के जो नेता भारत के खिलाफ उल्टा सीधा बोल रहे हैं उन सब की बोलती एक दिन में बंद हो गई। यह नरेंद्र मोदी का इंपैक्ट है बॉस, यह नए भारत का इंपैक्ट है। जैसे वो अभी एनिमल फिल्म में वो बॉबी देओल का नहीं ऐसे वाला फोटो वायरल हो रहा है, वो इंडिया ने ऐसे कर दिया बॉस, चुप। मालदीव्स के इन एंटी इंडिया लोगों की बोलती इसलिए भी बंद हो गई क्योंकि भारत में बॉयकॉट मालदीव्स की जो मुहिम शुरू हो गई उससे मालदीव्स के हाथ पैर फूल। भारत के जिन टूरिस्ट ने मालदीव जाने का प्लान बनाया था सब बोले कि रहे हटाओ, होटल फ्लाइट सब कैंसिल करो। भाई 8,000 होटल बुकिंग एक दिन में कैंसिल हो गई, 2,500 फ्लाइट टिकट कैंसिल हो गई। लोग कहे कटेगा कैंसिलेशन चार्ज, तो कटेगा, पहले उसका मालदीव का कटना जरूरी है। ट्रैवल इंडस्ट्री केस जानकारों के मुताबिक
अगले 20-25 दिनों में मालदीव पर और प्रभाव पड़ने वाला है। साथ ही भविष्य में लोग मालदीव की जगह दूसरे ऑप्शन देखना पसंद करेंगे। भारत के दूसरे सबसे बड़े ट्रैवल पोर्टल ईज माई ट्रिप ने, वो नहीं है ईज माई ट्रिप पे जाके आप बुक करते हैं, होटल बुक करो, प्लेन बुक करो, उसने बुकिंग कैंसिल खुद ही कर दी कि हम ले ही नहीं जाएंगे लोगों को। आप कैसे जाओगे? चप्पू चला के जाओगे। कंपनी कह रही है कि मालदीव की सरकार के मंत्रियों ने जिस तरह से भारत के खिलाफ बयान दिया, उसके बाद कंपनी ने मालदीव के लिए बुकिंग नहीं लेने का फैसला किया है। भारत में ही बहुत सारी सुंदर लोकेशन है, जैसे लक्षद्वीप, जहां हमने 5 नए पैकेज शुरू कर दिए। ईज माई ट्रिप का कहना है कि भारत में अयोध्या से लेकर लक्षद्वीप तक बहुत संभावनाएं हैं। बेहतर कनेक्टिविटी से इंटरनेशनल डेस्टिनेशन भारत में बन सकते हैं। सुनिए एक बार ईज माई ट्रिप के को फाउंडर क्या बोल रहे हैं। बाकी एयरलाइन से भी अनुरोध कर रहे हैं कि वो डायरेक्ट कनेक्टिविटी बनाए लक्षद्वीप की, दिल्ली से, बॉम्बे से, बैंगलोर से। और हमने इस बार ट्रिप पे 5 नए पैकेजेस भी लाइव किए हैं लक्षद्वीप के प्रचार में। प्लस हम अयोध्या का भी काफी प्रचार कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि अयोध्या लक्षद्वीप जैसी एक इंटरनेशनल डेस्टिनेशन बन जाए हमारी कंट्री के अंदर, जहां पे बाहर से लोग आए और हमारे देश में टूरिज्म का बढ़ावा हो। ईज माई ट्रिप की तरह अब ट्रैवल इंडस्ट्री के बड़े प्लेयर भी मालदीव्स की जगह पर भारत को ही एक्सप्लोर करने पर जोर दे रहे हैं, जिससे भारत के बड़े ट्रैवल पोर्टल मेक माई ट्रिप ने भी अपनी रणनीति बदल दी। कंपनी के मुताबिक पीएम मोदी के लक्षद्वीप जाने के बाद से लक्षद्वीप को सर्च करने वालों की संख्या 3400% बढ़ गई है बॉस, 3400%। इसी से प्रभावित होकर हमने बीचेस ऑफ इंडिया कैंपेन शुरू किया, जिसमें ग्राहक भारत के सुंदर और खूबसूरत बीचेस के बारे में जान सकेंगे। आप नरेंद्र मोदी की ब्रांड पावर देख रहे हैं बॉस। एक फोटो खिंचाएं लक्षद्वीप में जाके, तूफान आ गया उधर मालदीव से लेकर इधर तक, हर जगह चर्चा हो गई लक्षद्वीप की। अच्छा, सिर्फ यही नहीं, जिन सेलिब्रिटीज के मालदीव्स जाने से मालदीव्स का खूब प्रचार होता रहा है, उन सेलिब्रिटीज ने भी कह दिया कि भारत में ही अच्छी अच्छी जगह हैं, मालदीव जाने का कोई मतलब नहीं है। सलमान, हुड्डा, टाइगर श्रॉफ, किस ने नहीं कहा। और आज अमिताभ बच्चन ने कह दिया भाई कि वो कई बार लक्षद्वीप और अंडमान जा चुके हैं। ये जगह बेहद खूबसूरत है, शानदार बीचेस हैं, अंडर वाटर अनुभव आपको हमेशा याद रहेगा। हम आत्मनिर्भर हैं और हमारी आत्मनिर्भरता पर आंच मत डालिए, ये बिग बी कह रहे हैं। यानी मालदीव्स ने भारत से पंगा लेकर अपना नुकसान कर लिया। इसे ही कहते हैं पैरों पर कुल्हाड़ी मारना नहीं, पैर लेकर जाना और कुल्हाड़ी पे पैर मार देना। क्योंकि मालदीव की इकोनॉमी टूरिज्म के दम पर टिकी हुई है। मालदीव की इकोनॉमी का बड़ा हिस्सा टूरिज्म सेक्टर से आता है, जो मालदीव की जीडीपी का करीब 25% है। मतलब ये 100 रुपया कमाते हैं तो 25 रुपया इनका आता है टूरिज्म से। टूरिज्म सेक्टर से ही मालदीव में 70% से ज्यादा लोगों को रोजगार मिला हुआ है भाई। 100 लोग काम करते हैं, 70 लोग टूरिज्म में लगे हुए हैं। कोई होटल में काम करता है, कोई टैक्सी चलाता है, कोई घुमाने ले जाता है, कोई पैराग्लाइडिंग करा रहा है, कुछ कर रहा है, उसी में लगे हैं लोग। 100 में से 70 लोग। मालदीव से भारत अपना हाथ खींच ले तो मालदीव की इकोनॉमी पर 15% का असर पड़ेगा, यह अनुमान है, और 20% रोजगार खत्म हो जाएगा। 100 में से 20 लोग बेरोजगार हो जाएंगे बॉस, अगर भारत इसी तरह से चलता रहा मालदीव को बॉयकॉट करने में। कैसे देश हो यार। इनको देख के तो मुझे वो यूक्रेन याद आता है, जैसे वहां के राष्ट्रपति जेलेंस्की को उसने ये बेच खाया था और पूरा देश बर्बाद कर दिया, वैसे ही मुझे मालदीव्स वाला राष्ट्रपति लग रहा है। उसके बारे में अभी आपको बताऊंगा, मोइजू के बारे में। मालदीव्स ने न सिर्फ भारत से पंगा लिया, बल्कि उसने भारत के साथ ही इजराइल से भी दुश्मनी मोल ली। पीएम मोदी के बारे में उल्टा सीधा लिखने वाले मालदीव्स के मंत्रियों ने इजराइल का भी नाम लिया था। अब इजराइल ने भारत की दोस्ती का दम दिखाते हुए कह दिया कि वो लक्षद्वीप में वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने में भारत की मदद करेगा। लक्षद्वीप में वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो इसका मतलब है कि मालदीव्स की उल्टी गिनती शुरू है। भारत में इजराइल के दूतावास ने लक्षद्वीप की तस्वीरों को शेयर किया। इस तस्वीर में इजराइल के अधिकारी लक्षद्वीप के सुंदर बीच पर दिख रहे हैं। इजराइल के दूतावास ने कहा कि हम मोदी सरकार के अनुरोध पर पिछले साल लक्षद्वीप की यात्रा पर गए थे, ताकि वहां पर समुद्र के खारे पानी को साफ करके उसे पीने लायक बनाया जा सके। यानी नरेंद्र मोदी आज नहीं गए, उठ के गए कि चलो आज फोटो खिंचा लेते हैं, लक्षद्वीप को प्रमोट करते हैं। लक्षद्वीप के लिए कब से काम चल रहा है। मैंने पिछली पाठशाला में बताया था कि 2014 से नरेंद्र मोदी के दिमाग में लक्षद्वीप को लेकर चल रहा है काम। पिछले साल इजराइल से बोले भाई कि ये खारे पानी को कैसे बढ़िया करना बताओ। इजराइल इस प्रोजेक्ट पर कल से ही काम शुरू करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। और आप देखिए नरेंद्र मोदी का इंपैक्ट, इसी इजराइल को फिलिस्तीन के मामले में जहां जरूरत पड़ी ठोक चुके हैं नरेंद्र मोदी, दोस्त होने के बावजूद, और जहां साथ देना साथ दिए हैं,
लेकिन आज इजराइल बिना बोले साथ में खड़ा हो गया। ये है नया भारत, नहीं है नए भारत की पावर। और ये चुन्नू से मालदीव को समझ में नहीं आ रहा है। लक्षद्वीप चारों तरफ से समुद्र से घिरा है और यहां पर पीने के पानी की समस्या रहती है। अगर इजराइल वहां पर डिसलिनेशन प्रोग्राम शुरू करता है तो यह लक्षद्वीप के लिए बड़ा बूस्ट होगा, क्योंकि इजराइल को समुद्री पानी को पीने लायक बनाने में महारत हासिल है। इजराइल में इसी तरह से खारे पानी को पीने लायक बनाया जाता है। मालदीव्स को यह बात समझ में आ गई कि भारत से उलझना बहुत बड़ी गलती हो गई बॉस। इसलिए मालदीव्स की सरकार ने हाथ खड़े कर दिए, फिर बयान जारी किए कि मालदीव की सरकार विदेशी नेताओं और उच्च पदों पर बैठे लोगों के खिलाफ सोशल मीडिया पर अपमानजनक टिप्पणियों से अवगत है। यह राय व्यक्तिगत है और मालदीव की सरकार का प्रतिनिधित्व नहीं करती। मालदीव की सरकार ऐसी अपमानजनक टिप्पणी करने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाने से परहेज नहीं करेगी। भारत ने, आप देखिए ये जो मालदीव है, ऐसा ऐसा ये लोग लिख रहे हैं और किस चक्कर में लिख रहे हैं, इसमें चाइना का कितना इंपैक्ट है, फिलिस्तीन वाला कितना मामला अंदर भरा हुआ है, वो सब आपके बताऊंगा। लेकिन आप देखिए कि इन लोगों को यह भी नहीं लगा कि हम किस भारत के लिए लिख रहे हैं, किस नरेंद्र मोदी के लिए लिख रहे हैं, किस भारत के प्रधानमंत्री के लिए लिख रहे हैं। क्योंकि भारत ने तो कभी मालदीव का बुरा नहीं चाहा, बल्कि हमेशा मालदीव की मदद की। भाई मालदीव भूल गया होगा, लेकिन मैं आपको याद दिलाता हूं, 1988 में मालदीव में तख्ता पलट की कोशिश हुई तो भारत ने मदद की थी। भाई 2004 में सुनामी आई थी मालदीव में, भारत ने सबसे पहले दौड़ के मदद की। 2014 में मालदीव में जल संकट आया तो भारत ने पीने का पानी पहुंचाया तुरंत दौड़कर कि लो पानी पियो, प्यासे मत मारो। 2018 में भारत ने मालदीव को 140 करोड़ डॉलर की आर्थिक मदद की। 2018 से 2022 तक मालदीव के 87,000 लोग भारत में इलाज कराने आए। 2020 में भारत ने मालदीव को चेचक के 30,000 टीके दिए थे। 2023 में खेलों को बढ़ावा देने के लिए मालदीव को 4 करोड़ डॉलर दिए गए थे भारत की तरफ से, और सिर्फ इसलिए कि तुम चीन के गोद में बैठे हो। आज भारत को आंख दिखा रहे हो क्योंकि तुम्हारा नया राष्ट्रपति जो है वो चीन के गोद में बैठा हुआ है। यह सिर्फ टूरिज्म की बात नहीं है बॉस, टूरिज्म को तो अलग रखिए थोड़ी देर। भारत हर तरीके से मालदीव्स की मदद करता रहा है, जरूरी सामान पहुंचाता रहा है, वहां सेना को ट्रेनिंग का सामान भिजवाता है, मालदीव्स के छात्रों को स्कॉलरशिप देता है। टूरिज्म के अलावा मालदीव्स को भारत से जो मदद मिलती है उसमें दवाएं हैं, फल है, सब्जी है, चावल है, मसाले है, सीमेंट है, रडार है, इंजीनियरिंग प्रोडक्ट्स है, स्कॉलरशिप, वित्तीय मदद। नवंबर 2022 में अतिरिक्त $100 मिलियन की वित्तीय मदद दी थी भारत ने, यानी करीब 800 करोड़ से ज्यादा की वित्तीय मदद भारत ने सिर्फ एक बार में कर दी। मार्च 2022 में मालदीव को भारत ने 223 करोड़ रुपए दिए थे, और तुम आज हमको जो है वो समझा रहे हो हिसाब किताब कि कैसे तुम हमारे बीच का मुकाबला करोगे, तुम्हारे यहां तो बदबू आएगी। भारत के साथ इन संबंधों को उन नेताओं ने बिगाड़ दिया जो नेता चीन की गोद में खेलते हैं। आजकल मालदीव्स के जो राष्ट्रपति हैं वो दरअसल चीन के समर्थक हैं। मालदीव के कुल कर्ज में 70% हिस्सेदारी चीन की है। मालदीव की जीडीपी का 10% हिस्सा कर्ज चुकाने में चला जाता है। चीन में मालदीव ने बड़े पैमाने पर निवेश किया हुआ है। मालदीव के प्रोजेक्ट्स में चीन की तगड़ी हिस्सेदारी। मालदीव के आइलैंड पर चीन होटल भी बना रहा है। मालदीव इन सारे प्रोजेक्ट में चीन का हिस्सेदार है। मालदीव कर्ज नहीं चुका पाया तो चीन सारे प्रोजेक्ट हड़प सकता है। श्रीलंका और पाकिस्तान उदाहरण है कि जब जब चीन ने किसी देश को कर्ज दिया, वहां पर निवेश किया, तो उस देश का दिवाला निकलना तय। और आगे जाकर मालदीव के साथ भी ऐसा ही कुछ हो सकता है। एक दोस्त भारत खड़ा था तो इसको वो भी नजर नहीं आया, और आज इसने पैर पे कुल्हाड़ी नहीं, कुल्हाड़ी पे जाके पैर मारा है, और जब लहूलुहान हो गया तो कह रहा है कि अरे इंडिया, अरे इंडिया। लेकिन बॉस आप ये देखिए आज इंडिया की ताकत है कि कैसे पूरा देश एक साथ खड़ा हो जाता है नरेंद्र मोदी के नाम। जो गांधी जी के समय असहयोग आंदोलन चला, वैसा ही कुछ असहयोग आंदोलन चल जाता है बिना कहे। यह है नया इंडिया। अमेरिका, ब्रिटेन खड़े ही नहीं हो रहे सामने में, कोई भारत से दुश्मनी नहीं करना चाह रहा। रूस यूक्रेन युद्ध हुआ तो वहां पर रूस का भी साथ दिया, यूक्रेन के लिए भी बोले नरेंद्र मोदी, कोई नाराज नहीं हुआ। अमेरिका बोलता रह गया लेकिन भारत के खिलाफ नहीं जा पाया। ये मालदीव भिड़ेगा, कर लो, तुम भी ट्राई कर लो। मालदीव की दोस्ती तो देख ली, अब आपको इंडी गठबंधन के जरा दोस्तों से मिलवाता हूं। पाठशाला में अगली क्लास, राहुल गांधी और केजरीवाल के बीच सीट शेयरिंग का क्या फॉर्मूला बन गया है? नीतीश, केजरीवाल, ममता, राहुल, ये सारे लोग एक दूसरे पर प्रेशर क्यों बना रहे हैं?
इंडी का मोदी के खिलाफ प्लान क्या बनने से पहले बिखर गया है? अब जरा इसका चाहिए। किसी भी परीक्षा की तैयारी के अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो एग्जाम से एक आध दिन पहले पढ़ लिए, किताब उठाए, फिर पैनिक मोड में सब कुछ पढ़ते और पढ़ो पढ़ो यार फेल हो जाएंगे। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो पूरे साल थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहते हैं और परीक्षा के दिनों में भी एकदम चिल रहते हैं। इस वक्त देश की राजनीति में भी हमारे नेताओं की सबसे बड़ी परीक्षा यानी 2024 का लोकसभा चुनाव आने वाला है। इस परीक्षा में एक तरफ नरेंद्र मोदी हैं जो लक्षद्वीप के बीच पर घूम रहे हैं, देश के लिए काम कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि उन्हें सबसे बड़ी सियासी परीक्षा का कोई लोड नहीं है क्योंकि उनकी तैयारी पक्की है, 9 साल से काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ इंडी गठबंधन उन स्टूडेंट की तरह लग रहा है जो ऐन वक्त पर तैयारी करते हैं। इसलिए आप देखिए इंडी गठबंधन में इस वक्त हलचल मची हुई, कोहराम मचा हुआ। यात्राओं के बड़े बड़े प्लान बनाए जा रहे हैं, सीट शेयरिंग के फॉर्मूले निकाले जा रहे हैं, बैठकों की मारामारी हो रही है। जैसे आज दिल्ली में इंडी गठबंधन की पार्टियों में सीट शेयरिंग को लेकर एक बहुत अहम बैठक हुई। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के नेता सामने सामने बैठे कि आओ हम लोग जरा सीट शेयर करें। बैठक को इसलिए बहुत अहम माना जा रहा है क्योंकि इंडी गठबंधन की इन दोनों पार्टियों में अभी तक भयंकर टकराव दिखा। इनके बीच सीट शेयरिंग कोई आसान थोड़ी है। कांग्रेस एक सीट छोड़ने को तैयार नहीं, केजरीवाल छोड़ने को तैयार नहीं। इसलिए आज इन दोनों पार्टियों की पहली बैठक होना ही इंडी गठबंधन के लिए बड़ी राहत की बात बताई जा रही। यह वैसे ही है जैसे किसी स्टूडेंट ने जो किताब भी नहीं उठाता था, एग्जाम की तैयारी क्या करेगा, उसने परीक्षा के पहले अगर पढ़ने का मन बना लिया और किताब उठा ली तो घर वाले इसी में खुश है कि किताब उठाया तो सही, लेकिन बॉस किताब उठाने से परीक्षा पास होती है। इसी तरह से बैठक कर लेने से सीट शेयरिंग थोड़ी हो जाएगी। कल महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी में भी कांग्रेस, एनसीपी और उद्धव गुट की शिवसेना के बीच सीट शेयरिंग होने की बात है, उसके लिए बैठक होगी। इससे पहले बिहार में सीट शेयरिंग को लेकर रविवार को कांग्रेस, जेडीयू, आरजेडी की बैठक हो चुकी है। यानी अब ऐसा दिख रहा है कि सीट शेयरिंग को लेकर इंडी गठबंधन की गाड़ी कुछ आगे बढ़ रही है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस का टारगेट इस महीने के अंत तक सीट शेयरिंग को फाइनल कर लेने का है। लेकिन ये सब बैठकें, ये बातचीत भी इंडी गठबंधन के नेताओं की बेचैनी को छिपा नहीं पा रही। इसलिए अब इंडी गठबंधन के नेता इस लेट लतीफी के लिए कांग्रेस को कोस रहे हैं। एक बार सुनिए नीतीश के लोग क्या कह रहे हैं, फिर आपको बताऊंगा आज की मीटिंग में क्या हुआ। जो गति, जो स्पीड भारतीय जनता पार्टी से लड़ने के लिए इंडिया गठबंधन की होनी चाहिए थी, वो नहीं है। आज तक जिस दिन मैं आपसे बात कर रहा हूं, ना तो इसका कोई संगठनात्मक ढांचा है, ना सीट शेयरिंग कोई फाइनल दौर में है, ना इसका कोई जॉइंट मैनिफेस्टो है। आज का दिन अपनी पार्टी को मजबूत करने का नहीं, इंडिया गठबंधन को मजबूत करने का है। मार्च के पहले सप्ताह में चुनाव की घोषणाएं हो जाएंगी और उस समय श्री राहुल गांधी जी की यात्रा चल रही होगी। राहुल गांधी जी की यात्रा के हम प्रशंसक रहे हैं, उससे जन चेतना आई है, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन आज कांग्रेस की यात्रा के बजाय इंडिया गठबंधन की यात्रा निकलनी चाहिए। ऐसी बयानबाजी के पीछे एक प्रेशर पॉलिटिक्स भी काम कर रही है, जिसमें गठबंधन में शामिल बाकी पार्टियां ये चाहती हैं कि किसी ना किसी तरीके से एक दूसरे पर दबाव डालकर ज्यादा से ज्यादा सीटें हासिल कर ली जाए। जैसे आप दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को देखिए, आज कांग्रेस से आम आदमी पार्टी की सीट शेयरिंग पर बैठक, लेकिन उससे पहले अरविंद केजरीवाल ने गुजरात में एक रैली के दौरान भरूच लोकसभा सीट से आम आदमी पार्टी के विधायक चैतर वसावा को चुनाव लड़ाने का ऐलान भी कर दिया कि भाई ये हमारा कैंडिडेट है। इधर सीट शेयरिंग पे बात चल रही है, इधर केजरीवाल ने कह दिया कि ये हमारा कैंडिडेट होगा लोकसभा का। सुनिए एक बार। आज मैं ऐलान करना चाहता हूं, आम आदमी पार्टी की तरफ से आने वाले लोकसभा चुनाव में भरूच सीट से चेतन वसावा लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे। इंडी गठबंधन में कई पार्टियां हैं, लेकिन किसी भी पार्टी ने अभी किसी भी सीट पर अपने उम्मीदवार की घोषणा नहीं की, क्योंकि सब पार्टियां सीट शेयरिंग को फाइनल करने का इंतजार कर रही हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने इंडी गठबंधन में चर्चा किए बिना भरूच सीट पर अपनी पार्टी का रुमाल डाल दिया कि ये हो गया हमारा, 22 सीट से तो आम आदमी पार्टी लड़ेगी। जबकि अगर कोई गठबंधन होने की उम्मीद है तो आपको गठबंधन के साथियों से चर्चा ना करनी चाहिए बॉस, कि कौन कहां से लड़ेगा। इन्होंने घोषणा कर दी। सीधी सी बात है कि ये सब स्टंटबाजी है जो एक दूसरे पर प्रेशर डालने के लिए है और जिससे सीट शेयरिंग की बातचीत में एक दूसरे से ज्यादा सीटें खींचने के लिए यह सब किया जा रहा है। वैसे अभी तो यह भी तय नहीं है कि गठबंधन होगा या नहीं।
क्योंकि सीट शेयरिंग को लेकर कहीं कोई भी बातचीत पूरी नहीं हो पाई। जैसे आज कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच सीट शेयरिंग को लेकर पहली ऑफिशियल मीटिंग। इस मीटिंग में दिल्ली के आम आदमी पार्टी के नेता थे और दिल्ली के कांग्रेस के नेता थे। जैसे आम आदमी पार्टी से आतिशी, संदीप पाठक, सौरभ भारद्वाज, कांग्रेस से मुकुल वासनिक, अशोक गहलोत, भूपेश बघेल, सलमान खुर्शीद और दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली थे। लेकिन इस मीटिंग में कोई फैसला नहीं हो पाया। दोनों पार्टियों ने अपनी अपनी मांगे एक दूसरे को बता दी, हमको इतना चाहिए, हमको इतना चाहिए। अब इन मांगों पर पार्टी के आलाकमान से बातचीत होगी, फिर इसके बाद दूसरी मीटिंग होगी, यानी एक तरह से मीटिंग खेल रहे हैं। अभी कुछ तय नहीं कर पाए लोग। कैमरे के सामने तो सब कह रहे हैं कि पॉजिटिव हैं, लेकिन जब मीटिंग्स में कोई रिजल्ट ही नहीं निकल रहा है, जब एक दूसरे के खिलाफ माहौल बनाया जा रहा है, तो फिर कैसे कह सकते हैं कि एक दूसरे के साथ हैं भाई और मिलकर चुनाव लड़ लेंगे। सुनिए मीटिंग में मौजूद कांग्रेस के नेता मुकुल वासनिक ने क्या बताया। हम पिछले करीब 2-2.5 घंटे से विभिन्न विषयों पर यहाँ पर चर्चा की, जिसमें किन किन सीटों पर कैसे कैसे आने वाले लोकसभा चुनाव में लड़ा जाएगा, उस पर विस्तार से चर्चा हुई। चर्चा आगे में चलेगी और कुछ ही दिनों के बाद हम फिर मिलने का हमने फैसला किया है, जिस पर अंतिम रूप हमारे सीट शेयरिंग के संदर्भ में करने का प्रयास किया जाएगा। दिल्ली के लिए तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के लोग बातचीत कर रहे हैं, लेकिन अगर दिल्ली पर बातचीत बन भी गई तो पंजाब का क्या होगा। पंजाब का हाल यह है कि वहां कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक दूसरे को डेली कोस रहे। कोई दिन ऐसा नहीं जा रहा जब एक दूसरे के खिलाफ ये लोग बयान न देते। जैसे पंजाब के सीएम भगवंत मान ने कह दिया था कि दिल्ली और पंजाब में माताएं अपने बच्चों को कहानी सुना सकती हैं कि एक थी कांग्रेस। ये मजाक बना रहे। जवाब में कांग्रेस ने भगवंत मान की एक थी कांग्रेस वाली बात का मजाक उड़ाते हुए कह दिया कि एक था जोकर, या ये लोग गठबंधन करने निकले। इसी लड़ाई के बीच कांग्रेस नेता नवजोत सिंह सिद्धू कूद गए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कुछ नेता आम आदमी पार्टी से मिले हुए हैं। ये तो हाल चल रहा है बॉस। यही कहानी बंगाल में चल रही है। बंगाल में कांग्रेस ममता बनर्जी को घेर रही है। बंगाल में ईडी के अफसरों पर हमले के मामले में बंगाल कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी ने फिर कहा है कि ईडी खुद इडियट है। वो कह रहे हैं ईडी के लोग ही इडियट हैं जो बिना सुरक्षा के बंगाल चले गए। मतलब उनके कहने का मतलब कि आपको नहीं पता था कि बंगाल में क्या माहौल है। बंगाल में अगर ईडी वालों का खून भी हो जाता तो उन्हें हैरानी नहीं होगी, क्योंकि बंगाल में कानून व्यवस्था खत्म है। ये अधीर रंजन चौधरी कह रहे हैं टीएमसी के लिए कि बॉस यहां तो खत्म है मामला, ईडी वाले आए क्यों, वो तो मर जाते तो मुझे आश्चर्य नहीं होता। ये बंगाल को लेकर कहा जा रहा है। अब ये एक आकलन भी है कि प्रेशर पॉलिटिक्स का जरिया भी हो सकता है, क्योंकि बंगाल में ममता बनर्जी कांग्रेस को 2 से ज्यादा सीट देने के लिए तैयार। कांग्रेस के पास बंगाल में सिर्फ 2 सीट ही हैं। अधीर रंजन ने ही इस बात पर यह भी कहा था कि ममता बनर्जी से कौन भीख मांगने के लिए गया है। टीएमसी को पता नहीं है क्या कि कांग्रेस के पास 2 सीटें हैं। ममता बनर्जी से कौन सीट मांग रहा है। कांग्रेस बंगाल में अपने दम पर चुनाव लड़ सकती है। ममता बनर्जी नरेंद्र मोदी की सेवा में लगी हैं। कांग्रेस को ममता बनर्जी की दया की कोई जरूरत नहीं। यानी सब एक दूसरे को कोस रहे हैं, एक दूसरे पे प्रेशर बना रहे हैं, ताकि इस दबाव में कि सामने वाला हमको एक्सपोज कर देगा, हम पे ऐसा करेगा वैसा करेगा, शायद ज्यादा सीट मिल जाए। लेकिन सीट मिले ना मिले, पब्लिक तो देख ना रही है बॉस कि आप लोग क्या एक दूसरे के लिए बोल रहे हैं। बिहार की भी अलग कहानी चल रही है। नीतीश कुमार बिहार की अपनी सीटों पर रुमाल डाल के बैठ गए। वो अपनी कोई सीट जो जीती हुई है वो दूसरे को देना नहीं चाहते, जबकि वो सारी सीटें जो उन्होंने जीती वो पिछले चुनाव में जीती जब नरेंद्र मोदी के साथ मिलकर लड़ रहे थे, नरेंद्र मोदी के चेहरे पे जीती। जेडीयू प्रवक्ता केसी त्यागी ने कह दिया कि जेडीयू का 17 सीटों पर दावा है, 16 सीटों में जेडीयू जीती थी, 1 सीट पर दूसरे नंबर पर थी। सीटों का बंटवारा आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट के बीच होना है। जेडीयू का इससे लेना देना नहीं। मतलब वो अपना पहले ही पैक कर लिए कि हमारा इतना है बॉस। मतलब नहीं होता है कि दोस्ती यारी में लोग लेके आए, थोड़ा चिकन लाए, थोड़ा रोटी, तंदूरी रोटी लेके आए। अब 4 दोस्त हैं, रोटी है 3। जेडीयू पहले ही 2 लेके बैठ गई कि हम तो इतना खाएंगे बॉस, मेरा तो इतना डाइट। यानी जेडीयू ने साफ कर दिया कि वो तो 17 सीटों पर लड़ेंगे, बाकी अपना जिसको जो देखना है देख लो। बिहार में 40 लोकसभा सीटें हैं, 17 पर नीतीश जी लड़ लेंगे। आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट के लिए बची ही 23 सीट है। इस पर बिहार कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे ने बिहार कांग्रेस को 11 सीटों की लिस्ट दी है, जहां पर कांग्रेस चुनाव लड़ना चाहती है। अगर कांग्रेस को सिर्फ कम सीटें दी जाएंगी तो नुकसान महागठबंधन को होगा। यानी इन लोगों का कोई हिसाब नहीं है, इनका कोई हिसाब आगे बढ़ नहीं रहा है
और इनका राम ही मालिक है। और राम की जब बात हो रही है तो पाठशाला में अब प्रभु श्री राम का चैप्टर, अब राम मंदिर की तैयारियों की सबसे लेटेस्ट तस्वीरों का चैप्टर, प्रभु श्री राम की ससुराल से क्या क्या आया है देखेंगे तो गदगद हो जाएंगे। साथ ही आज आपको दिखाऊंगा अयोध्या में हुए चमत्कारों का चैप्टर। अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को अब मात्र 13 दिन बचे हैं बॉस, मात्र 13 दिन। जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक पूरा देश राममय हो चुका है। फिलहाल तो ऐसा लगने लगा है कि हर रास्ता सिर्फ जैसे अयोध्या की तरफ जा रहा है। आज पाठशाला में राम भक्ति की एक एक तस्वीर आपको दिखाने जा रहा हूं। लोग कैसे राममय होते चले जा रहे हैं जैसे जैसे तारीख नजदीक आ रही है। लेकिन सबसे पहले अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर की लेटेस्ट तस्वीरें देख लीजिए। रात के समय राम मंदिर रोशनी में जगमगाई नजर आ रही है। मंदिर के खंभों और दीवारों पर देवी देवताओं की मूर्तियों की शानदार तस्वीरें नजर आ रही हैं। देखिए क्या शानदार लाइटिंग की गई। छत पर भी नक्काशी को उभारने के लिए लाइट्स लगा दी गई। तो पहली बार रात की तस्वीरें दिखी हैं। रोशनी में राम मंदिर की भव्यता देखते ही बन रही है। आप देखिए क्या जबरदस्त कुबेर किले पर जटायु की प्रतिमा है। देख रहे हैं लाइटिंग इफेक्ट, मजा आ गया। राम मंदिर परिसर में कुबेर के किले पर जटायु की विशाल प्रतिमा देखकर लोग आश्चर्यचकित हैं कि क्या जबरदस्त तस्वीर लग रही है। रात में भी चमचमा रहा है राम मंदिर और अभी तो पूरा बन के तैयार होना बचा हुआ है। प्राण प्रतिष्ठा का समय जैसे जैसे नजदीक आ रहा है वैसे वैसे देश दुनिया के राम भक्तों में अपनी अपनी तरफ से प्रभु श्री राम के लिए उपहार भेजने की होड़ और लगती जा रही है। ऐसे में नेपाल के जनकपुर में माता सीता के मायके और प्रभु राम के ससुराल वाले कहां पीछे रहने वाले थे। जनकपुर से प्राण प्रतिष्ठा के लिए उपहारों को लेकर श्रद्धालुओं का जत्था अयोध्या के कारसेवकपुरम पहुंच चुका है। तस्वीरें देखिए, ये श्रद्धालु नेपाल से आए हैं। 3 दर्जन गाड़ियों में भगवान राम और माता सीता के लिए उपहार लेकर अयोध्या पहुंचे। 3000 से ज्यादा उपहार शामिल है। देखिए ना भाई, टोकरी पे टोकरी रखी हुई है। कह रही हैं वहां जो महिलाएं आई हैं कि हमारी बहन का वो होने जा रहा है गृह प्रवेश, तो उसको सामान न दें, मतलब माता सीता के लिए कर रही हैं वो। 4 जनवरी को यह यात्रा जनकपुर से अयोध्या के लिए निकली और अयोध्या पहुंचकर उपहारों को राम मंदिर ट्रस्ट को सौंप दिया गया। जनकपुर से उपहार लेकर पहुंचे श्रद्धालुओं में कई महिलाएं थीं जो पूरी तरह से भगवान राम और माता सीता की भक्ति में डूबी हुई नजर आई। जरा वहां का माहौल देखिए, फिर आगे की बात बताता हूं। बधपुर में भीड़ भेलै भारी, जनकपुर से आयल सन सहे, जनकपुर से आयल सन सहे, धन धन मिथिला जय हो या बधपुर, धन धन मिथिला जय हो या बधपुर, जय हो पावन सरकार है, जय हो पावन सरकार हो। या जो या बधपुर में भीड़ भेल भारे। बहुत ज्यादा खुशी है जो मेरी बेटी आज महल में जा रही है। उनके गृह प्रवेश का सामान लेकर हम लोग इस उत्सव में भाग लिए हैं। तो ये आप बताइए, आप लोगों ने कैसे सामान सोचा कि क्या क्या सामान लेना है आप लोग को? हम लोगों को पान, मखान, चूड़ा, दही, मेवा, मिष्ठान, लाई, चूड़ा, मुरही, खजूरी, पिरिकिया, मतलब मध, सूप, धनिया, तिलौरी, अदौरी, चावल, दाल, चूड़ा, सारा सामान, पान, मखान, पाग, दशरथ जी के पूरा कपड़ा, उनके पूरा परिवार का कपड़ा, सोना चांदी, यहाँ तक कि हम लोग चांदी का खड़ाव, तीर धनुष, सीता जी के लिए गहना, सारी चीज लेके आए हैं। लेकिन हम लोग के लिए, हम लोग गरीब हैं, हम लोग के लिए थोड़ा पड़ रहा है जो अपनी सीता को कुछ नहीं दे सके, बस इतना से सामान दिए हैं। क्या देंगे? प्रेम भाव दिए हैं जो मेरी सीता अब टेंट में नहीं बसे, महल में आ जाए, और महल की बेटी आज महल में आ गई है। ये बहुत खुशी की बात है। आप सोचिए, ये बातें सुन के मतलब अंदर से कैसी फीलिंग आती है कि लोग किस हद तक प्यार करते हैं, किस हद तक राम में सीता में हो चुके हैं। वो नेपाल से आई हैं, इतना दे रही हैं, लेकिन कह रही हैं हम क्या ही और दे दें सीता जी। हमारी बेटी महल में जा रही है टेंट से निकलकर।
और जो अपने यहाँ रीति रिवाज में होता है कि भाई ससुराल के लोगों को, उनके परिवार के लोगों को कुछ कपड़ा वपड़ा दिया वगैरह वगैरह, सब देखिए ना क्या नहीं है। बर्तन दे रहे हैं, जवाहरात दे रहे हैं कि बेटी वहां जाएगी रहेगी तो उसको कुछ कुछ लगे। ये जैसे अपना व्यवहार होता है ना, वैसा सीता जी और राम जी के लिए इन लोगों का ये सेंटिमेंट है बॉस। और लोग कहते हैं कि राम मंदिर बन ही गया तो क्या हो गया, वहां लाइब्रेरी बना देते, अब राम मंदिर बन जाएगा तो फलाना हो जाएगा ढिमकाना। बॉस ये सेंटिमेंट कभी समझिए, तब आपको समझ में आएगा राम मंदिर क्या चीज है। अब यह भी जान लीजिए कि प्राण प्रतिष्ठा के लिए भगवान राम के ससुराल उपहार क्यों भेजे गए। ससुराल से भगवान राम के लिए भेजे गए ये उपहार नेपाल की मिथिला संस्कृति का प्रतीक, जिसके तहत बेटी के गृह प्रवेश के लिए मायके से तोहफे भेजे जाते हैं। 22 जनवरी को सालों के इंतजार के बाद भगवान राम का गृह प्रवेश हो रहा है, इसलिए जनकपुर से गृह प्रवेश के लिए गृहस्थी चलाने के लिए 1100 गिफ्ट पैक भेजे गए, जिनमें आभूषण हैं, बर्तन हैं, कपड़े शामिल हैं। इसके अलावा 51 प्रकार की मिठाइयां हैं, दही, मक्खन, चांदी के बर्तन भेजे गए। नेपाल से प्राण प्रतिष्ठा के लिए पहुंचे उपहारों पर अयोध्या से हमारे सहयोगी की एक रिपोर्ट देखिए, फिर आपको बताऊंगा कि जो भव्य मंदिर तैयार हो रहा है तो उसको लेकर और क्या खास जानकारी। भगवान राम जब अपने नए महल, अपने नए मंदिर में जा रहे हैं तो माता सीता के परिवार वाले अपनी बहन के लिए, अपनी बेटी के लिए तमाम उपहार लेकर जनकपुर नेपाल से आ गए हैं। मैं तस्वीर दिखाऊंगा। सोने और चांदी के तमाम उपहार, आभूषण जो हैं आपको तस्वीरों में नजर आ रहे होंगे। मोतियों की माला है, सोनों की माला है, चांदियों के बर्तन हैं और तमाम ऐसी जरूरतें जो भगवान की हैं, जिनको रोजाना आवश्यकता जिनकी पड़ती है। मिथिलांचल का ये परंपरा है कि अपनी बेटी को इतना सामान दिया जाए जब वो अपने नए घर में प्रवेश करे तो उसे किसी चीज की कमी न रह जाए। भगवान राम की जन्मभूमि पर उनका भव्य मंदिर तैयार हो रहा है तो भगवान कृष्ण की जन्मभूमि मथुरा से भी प्राण प्रतिष्ठा के लिए उपहार भेजे जा रहे हैं। भगवान राम के श्रृंगार के लिए वृंदावन के ठाकुर बांके बिहारी मंदिर ने आभूषण भेजे जा रहे हैं। रामलला के लिए चांदी की मुरली, सोने चांदी की 2 कटोरी, चांदी की शंख उपहार के लिए तैयार की गई है। 14 जनवरी को राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास को यह उपहार भेंट किए जाएंगे। बांके बिहारी मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा को लेकर जबरदस्त उत्साह है। मतलब एक तरह से सोचिए तो भगवान श्री कृष्ण की तरफ से प्रभु श्री राम के लिए त्योहार के लिए गिफ्ट आ रहा है। भगवान का गिफ्ट भगवान के लिए, गजब माहौल हो रखा है बॉस। 22 जनवरी को बांके बिहारी मंदिर को सजाया जाएगा और दिवाली मनाई जाएगी। सुनिए प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियों पर बांके बिहारी मंदिर के पुजारी क्या बता रहे हैं। वृंदावन और अयोध्या में कोई भेद नहीं है, दोनों ठाकुर की लीला स्थली है। वो भगवान राम की है, ये ठाकुर कन्हैया की, हरदास के लाडले श्री बांके बिहारी जी की वो है। तो ये तो ब्रजवासियों के लिए अति उत्साह का विषय और हर्ष का विषय है कि रामलला अपने मंदिर में विराजने जा रहे हैं। तो इसी प्रारूप में ठाकुर जी को एक यहाँ की बांसुरी और ठाकुर जी का इत्र और एक शंख जिससे रामलला की आरती होगी, वो शंख और ठाकुर जी के हार, सुंदर हार यहाँ से भेजे जा रहे हैं, जो कि सत्येंद्र दास पुजारी जी को 14 तारीख को सौंपे जाएंगे। और 22 तारीख के दिन, जिस दिन रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजेंगे, उस दिन बांके बिहारी मंदिर की शोभा देखने लायक होगी। उस दिन मंदिर ने विशेष व्यवस्था करी है, जो मंदिर के मेन द्वार पे रंगोली सजाई जाएगी, ठाकुर जी के मंदिर को बहुत सुंदर तरीके से सजाया जाएगा। उसका उल्लास देखने लायक होगा कि ब्रजवासियों का उत्साह का प्रतिनिधित्व बांके बिहारी मंदिर करेगा कि रामलला के दर्शन, जब रामलला अपने मंदिर में जा रहे हैं, अपने घर टेंट से निकल के अपने विशेष उसमें जा रहे हैं, तो ब्रजवासियों का कितना उत्साह है ये बांके बिहारी मंदिर की साज सज्जा और रंगोली से देख के पता लगेगा। देश भर में राम भक्ति का माहौल बन रहा है तो प्राण प्रतिष्ठा के यजमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी राम भक्ति में डूबे नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर पर आज भी एक राम भजन शेयर किया और लिखा कि अयोध्या के साथ देश भर में आज हर ओर प्रभु श्री राम के स्वागत में मंगल गान हो रहा है। इस पुण्य अवसर पर रामलला की भक्ति से ओतप्रोत विकास जी और महेश कुरेरेजा जी के राम भजन को भी एक बार सुनिए। इस राम भजन में पीएम मोदी अयोध्या में रामलला की पूजा करते नजर आ रहे हैं। इसके अलावा भजन में राम मंदिर का भव्य मॉडल और भगवान राम के स्वागत के लिए सज सवर रही अयोध्या की खूबसूरती भी दिखाई गई। भगवान श्री राम के भव्य मंदिर जो की जन्मभूमि पर बन रहा है, उसके मंदिर के शिखर पर लगने वाला ध्वजदंड जो है आप देख रहे हैं, गुजरात से 3 दिन की यात्रा करके अयोध्या पहुंच चुका है। और एक लंबा ध्वजदंड, 2 ध्वजदंड होंगे, एक छोटा एक बड़ा, और इसे राम मंदिर के शिखर पर जो है
वो लहराया जाएगा और गुजरात के विश्वकर्मा समाज की तरफ से मंदिर के हिस्से में लगने वाले इस धर्म ध्वज दंड को फिलहाल जो है यहाँ पर भेजा गया है और ये काफी जो लंबा धर्म ध्वज दंड आपको फिलहाल तस्वीरों में नजर आ रहा होगा। आप देखें इसकी लंबाई और इस वक्त हम श्री राम जन्मभूमि के गेट नंबर 3 पर खड़े हैं और फिलहाल इस धर्म ध्वज को संभवतः 22 जनवरी की प्राण प्रतिष्ठा से पहले जो है वो लगा दिया जाएगा। तस्वीरें आपके इस वक्त सामने हैं और ये तस्वीरें दिखाती हैं कि किस तरीके से भव्य राम मंदिर को प्रतिष्ठित करने के लिए देश भर से तैयारियां हो रही हैं। भव्य राम मंदिर में स्थापित होने वाले ध्वज दंड की खासियत भी आपको बताता हूं। दरअसल राम मंदिर के मुख्य शिखर पर स्थापित होने वाले ध्वज दंड की ऊंचाई 44 फीट है। इसकी गोलाई 1.5 फीट है, जबकि मुख्य शिखर पर लगने वाले ध्वज स्तंभ का वजन करीब 55 किलो है। इसके अलावा राम मंदिर में 6 छोटे ध्वज स्तंभ भी स्थापित किए जाएंगे। छोटे ध्वज स्तंभ की ऊंचाई 21 फीट है और छोटे ध्वज स्तंभ का वजन करीब 750 किलोग्राम है। भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के लिए विशाल घंटा भी अयोध्या के लिए भेजा गया है। अष्ट धातु से तैयार किए गए इस घंटे का वजन करीब 2100 किलोग्राम है और इस घंटे को 4 साल की कड़ी मेहनत के बाद तैयार किया गया। ये घंटा आप देखिए कितना बड़ा घंटा है। ये 6 फीट ऊंचा और 5 फीट चौड़ा है। इसे तैयार करने में करीब 25 लाख रुपए का खर्च आया है और इसे बनाया गया है 400 कारीगरों के जरिए। दावा किया जा रहा है कि मंदिरों में लगे घंटों में यह अब तक का सबसे बड़ा घंटा होगा। आप सोचिए ना, बहुत 6 फीट का घंटा, 6 फीट का आदमी होता है, उतना बड़ा घंटा है। अयोध्या के लिए रवाना किए जाने से पहले यूपी के एटा में धूमधाम के साथ विशाल घंटे की भी शोभा यात्रा निकाली गई। शोभा यात्रा में शामिल लोग भगवान राम के जयकारे लगाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन आज जो हो रहा है, ये तो तैयारी आपको दिखाई। तो ये तैयारी देखकर लोग कह रहे हैं कि बहुत ऐसा लग रहा है कि देश राम में हो गया गजब चमत्कार। लेकिन चमत्कार तो कुछ और भी है। पाठशाला में अगला चैप्टर 37 साल पहले जन्मभूमि का ताला खुलवाने में एक वानर का क्या रोल था। जब एक बंदर ने डिफ्यूज करा दिया था बम और रोका था आतंकी हमला, अयोध्या की पावन धरती में जो चमत्कार हुए कहा जाता है, आज उनका चैप्टर भी खोल रहा हूं। ऐसा कहा जाता है कि रामायण युग में भगवान श्री राम का कोई भी काम हनुमान जी के सहयोग के बिना पूरा नहीं हुआ था। लेकिन आज के युग में भी बहुत से लोग मानते हैं कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर के निर्माण के पीछे भी हनुमान जी का बहुत बड़ा योगदान है। आज आपको आस्था के ऐसे चमत्कारों के बारे में बताऊंगा जिन्हें सुनकर आप बहुत हैरान रह जाएंगे। ये ऐसे चमत्कार हैं जिनका प्रमाण सरकारी दस्तावेजों में आज भी मौजूद है। आप सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे कि बॉस ऐसा कैसे हो सकता है। इनमें पहला चमत्कार अयोध्या के एक जज ने खुद महसूस किया था, जब 38 साल पहले 1986 में राम मंदिर से जुड़े केस की सुनवाई के दौरान एक वानर कोर्ट परिसर में आ गया। यह जज ने महसूस किया और जब तक मंदिर के पक्ष में फैसला नहीं हो गया, वो वानर वहीं कोर्ट परिसर में रुका रहा और बाद में जज साहब के घर पहुंच गया। आपको इसके बारे में डिटेल में आगे बताऊंगा। लेकिन आप सोचिए कितने कमाल की बात। जज साहब खुद कह रहे हैं कि भाई मैंने देखा वानर वहां था, जजमेंट जब तक नहीं हुआ हिला नहीं और फिर मेरे घर पे मिला। पूरा डिटेल अभी बताऊंगा। दूसरा चमत्कारिक किस्सा सुनिए। अयोध्या पर आतंकी हमलों को नाकाम करने वाले वानरों को लेकर है ये किस्सा। आप जानकर हैरान रह जाएंगे, अयोध्या को कई बार वानरों ने आतंकी हमलों से बचाया। ये घटनाएं खुद पुलिस के अधिकारियों ने अपनी आंखों के सामने देखी हैं। पुलिस अधिकारियों ने जो बताया है उसके हवाले से आपको यह किस्सा भी बताऊंगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि आस्था के सबसे बड़े केंद्र अयोध्या में कैसे वानर सेना के हजारों राम भक्तों की जान बचाई। दरअसल 1998 में कई आतंकी संगठन अयोध्या में ब्लास्ट करने की प्लानिंग कर रहे हैं। इसके लिए आतंकियों ने हनुमानगढ़ी मंदिर के परिसर में कई टाइम बॉम्ब प्लांट किए। साल 1998 में अयोध्या में यूपी एसटीएफ को जानकारी मिली कि अयोध्या के हनुमानगढ़ी में 18 किलो आरडीएक्स छुपाया गया। यूपी पुलिस और तमाम सुरक्षा एजेंसियां तुरंत हनुमानगढ़ी पहुंची, मंदिर को खाली करा लिए। उस समय यूपी एसटीएफ में इंस्पेक्टर रहे अविनाश मिश्रा के मुताबिक बम डिस्पोजल टीम को लगा कि उसने सारे बम डिफ्यूज कर दिए। लेकिन तभी बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड के यूनिफॉर्म में एक आतंकी पकड़ा गया और पता चला कि एक जगह और है जहां टाइम बॉम्ब लगा हुआ है। वक्त तो कम था, बम फटने वाला था। पूरी टीम चारों तरफ दौड़ी कि अरे यार वो एक बम कहां है। मंदिर का हर कोना ये लोग तलाशने लगे, हर एक गलियारा छान लिया,
बॉस कहां है वो इकलौता बम, वो भी फट गया भाई। 10 ना फटे, एक भी फटा तो फट ना गया बम, पर बम जैसा कुछ भी किसी को दिखाई नहीं दे रहा था। तभी सबने देखा कि वाटर कूलर पर बैठा एक बंदर एक बम के तार को चबाए जा रहा है, जिससे बम डिफ्यूज हो गया। जो बम मिल नहीं रहा था वो बम एक बंदर बैठ के उसका तार चबा गया और बम डिफ्यूज हो गया बॉस। उस दिन लोगों ने कहा कि एक बंदर ने अयोध्या में एक बड़ा बम ब्लास्ट होने से बचा लिया। एसटीएफ ने इस घटना को अंजाम देने वाले 4 आतंकियों को भी गिरफ्तार कर लिया। और आज आपको उस समय यूपी एसटीएफ में इंस्पेक्टर रहे अविनाश मिश्रा का एक बयान सुनवाता हूं, सुनिए उन्होंने क्या कहा था। और ये हनुमानगढ़ी बजरंगबली का ही प्रताप है, क्योंकि बाकी हम लोग जो कर सकते थे वो हम लोग कर चुके थे। उसके बाद जो हुआ वो हनुमान जी ने ही किया। आपने देखा होगा सिटी में हम लोग जब पहुँचे, जब तक वो डिस्पोजल हो चुका था उसका। देखा कि वो तार काट रहा है, वो तार का जब देखा कहाँ जा रहा, तो फिर देखा कि एक तार वाटर कूलर से निकल रहा। तो क्योंकि वाटर कूलर से तार निकलने कोई मतलब है नहीं, तो ये हुआ कि यही होगा। डॉग स्क्वाड, वो बम स्क्वाड साथी था, तो उसको बोला भाई वाटर कूलर देखो यार। तो उसने जाके जब चेक किया, उन्होंने कहा सर ये तो डिफ्यूज हो चुका है पहले। और फिर जब उधर नज़र डाली गई ऊपर, तो अंदर हनुमान जी अपने गंतव्य स्थान पे पहुंच गए थे। वहाँ सुनने में बात बहुत अजीब लगती, लेकिन ये हुआ है। अयोध्या में हुई इस घटना की खबर को कभी किसी अखबार या न्यूज चैनल में नहीं दिखाया गया, क्योंकि उस समय अयोध्या बहुत संवेदनशील स्थान माना जाता था और देश भर में सुरक्षा कारणों को देखते हुए इस घटना के बारे में लोगों को बताया ही नहीं गया। लेकिन यह किसी चमत्कार से कम नहीं था कि श्री राम की वानर सेना ने अयोध्या के लोगों को बॉम्ब ब्लास्ट से एक तरह से बचा लिया। लोगों को लगा कि और क्या हो सकता है कि एक बंदर बैठकर जो है वो तार चबा रहा है वाटर कूलर के ऊपर बैठकर। अब यह आस्था की बात है, किसी को वो बंदर दिख रहा है, किसी को वो प्रभु का रूप दिख रहा है। अयोध्या में चमत्कारों के चैप्टर का एक नहीं, कई ऐसी कहानियां मिलती। एक और कहानी साल 2005 से जुड़ी हुई है, जब आतंकियों के निशाने पर एक बार फिर से अयोध्या का मंदिर था। 5 जुलाई 2005 को 5 आतंकियों ने अयोध्या में राम जन्मभूमि पर हमला किया। तब जैश ए मोहम्मद के 5 आतंकी